बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां सीएम योगी की मां सावित्री देवी की तबीयत बिगड़ गई है। तबीयत बिगड़ने पर हिमालयन अस्पताल में वो भर्ती हुई हैं। हिमालयन अस्पताल में सीएम की मां का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य की निगरानी के लिए डॉक्टरों की टीम भी तैनात की गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की है। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां की तबीयत बिगड़ी है। हिमालयन हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की और उनकी स्वास्थ्य स्थिति को भी जाना है, समझा है। सीएम योगी की मां सावित्री देवी की तबीयत बिगड़ गई। तो ये बड़ी खबर, तबीयत बिगड़ने पर हिमालयन अस्पताल में सीएम योगी आदित्यनाथ की मां एडमिट कराई गई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उधम सिंह नगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। किच्चा में निर्माणाधीन एम्स का स्थलीय निरीक्षण किया है। क्षेत्र में एम्स की मांग लंबे समय से की जा रही थी, ऐसा सीएम ने कहा। प्रधानमंत्री ने हमारी मांग को गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में एम्स की मांग लंबे समय से थी और जहां इसकी जरूरत भी थी। हमने प्रधानमंत्री से इसका अनुरोध किया और उनकी हमारी मांगों को गंभीरता से लिया है और जहां एम्स की मंजूरी दी गई, काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये बड़ी खबर, जहां एम्स की मांग लंबे समय से की जा रही थी। उधम सिंह नगर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। किच्चा में निर्माणाधीन एम्स का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। इस पूरे क्षेत्र के आसपास के स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए बहुत लंबे समय से एम्स की मांग की जाती रही है और यहाँ की ज़रूरत भी थी। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से हम सब लोगों ने निवेदन किया कि एक एम्स हमारे यहाँ पर खुलना चाहिए इस पूरे क्षेत्र के लिए। उन्होंने हम सब की मांग को बहुत गंभीरता से लिया और एक एम्स हमको यहाँ पर स्वीकृत हुआ, इसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र की समस्या और यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के लिए, जिनको दिल्ली जाना पड़ता था, अन्य स्थानों पर भटकना पड़ता था, अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब उनके घर के पास उनको पूरे जो सबसे अच्छी सुविधाएं होती हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र की, वो मिलेंगी। और ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारा एक एम्स पहले ही जो है ऋषिकेश में स्वीकृत हो चुका है और अब हमारे राज्य के अंदर एक एम्स की ओपीडी वहाँ पहले से चालू है और 2025 के अंत तक यहाँ पर भी एम्स की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। मैं प्रधानमंत्री जी का और स्वास्थ्य मंत्री जी का, कर्मचारी बहुत सारे, चूँकि ज़्यादातर तो यहाँ के स्थानीय हैं, उन सबसे बात की है, महिला कर्मचारियों से भी बात की है और उनसे हालचाल लिया है कि काम करने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी ने संतोष प्रकट किया है कि हमें कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से काम हो रहा है सभी। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ जितनी यहाँ पर कार्यक्रम संयोजकों ने कुर्सियां लगाई हैं, उससे दुगने लोग इस कार्यक्रम के आसपास हैं। बाहर और अन्य स्थानों पर और इतनी बड़ी धूप, इतनी भीषण गर्मी हो रही है। मैं देख रहा हूं हमारी मातृशक्ति आगे, सच में आपको देखकर मुझे कष्ट भी हो रहा है कि आप लोग धूप में बैठे हैं। मैं यही कह रहा था कि सब धूप में बैठे हुए, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आपके प्रेम को और इतना प्रेम, अपनापन और मान सम्मान देने के लिए मैं अपने सभी बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, सभी नौजवान साथियों का, हमारे मीडिया के बंधुओं का भी दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि गर्मी में भी आप गर्मी का एहसास नहीं होने दे रहे किसी को। आप सभी के लिए और मेरे लिए विशेषकर से, और हमारे जो युवा साथी हैं, मैं उनकी नारेबाजी देख रहा हूं, मुझे भी चुप करवाना पड़ रहा है। आदमी भड़की जब भाषण दे रहे थे तो कि उनको मुझे
और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां चारों धामों के कपाट बंद होने की तारीख तय कर दी गई है। 17 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद किए जाएंगे, 3 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद होने हैं, वहीं 3 नवंबर को ही यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे, 2 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। चारों धामों में लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। अभी तक 40,50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का समापन अब करीब आ रहा है, क्योंकि शीतकाल के लिए धामों के कपाट बंद करने की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। इस दौरान 4 धामों के मुख्य मंदिरों में भक्तों का आना जाना बंद हो जाता है, लेकिन इन धामों से जुड़ी आस्था और श्रद्धा कभी कम नहीं होती। भक्त शीतकाल में धामों के देवी देवताओं के शीतकालीन निवास स्थानों पर जाकर पूजन करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए एक अहम जानकारी ये है कि गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को बंद होंगे। इस दिन अन्नकूट पर्व पर अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:14 पर बंद किए जाएंगे और इसके बाद श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन निवास मुगबा गांव में कर सकेंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद होंगे। इस दौरान बाबा केदारनाथ की मूर्ति को उखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में शीतकालीन पूजन के लिए लाया जाता है। ये समय भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय बाबा के दर्शन अगले 6 महीनों के लिए बंद हो जाते हैं। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भी केदारनाथ के साथ 3 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। तो ये अहम जानकारी, चारों धामों के कपाट बंद होने की तारीख तय कर दी गई है। प्रमुख साहब की गरिमामय उपस्थिति, सभी तीर्थ पुरोहितगण, मंदिर समिति एवं तीर्थ पुरोहित महासभा के तत्वाधान में आज मां यमुना जी के जो कपाट बंद होंगे यमुनोत्री धाम में, उसकी पंचांग गणना के अनुसार विधिवत घोषणा की जाती है, जिसमें मां यमुना जी के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर दिनांक 3 नवंबर 2024 को अभिजीत मुहूर्त के पावन बेला पर 12:03 पर मकर लग्न अनुराधा नक्षत्र एवं रविवार के शुभ अवसर पर मां यमुना जी के कपाट यमुनोत्री धाम में बंद कर दिए जाएंगे। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां 4 नवंबर सुबह 11 बजे तुंगनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। 20 नवंबर को मदमहेश्वर मंदिर के कपाट बंद होने हैं। ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ डोली पहुंचेगी। तो ये अहम जानकारी, बड़ी खबर, जहां 20 नवंबर को मदमहेश्वर मंदिर के कपाट बंद होंगे, ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचेगी ये पूरी डोली। तो इसे लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो भी हो चुकी हैं। 4 नवंबर सुबह 11 बजे तुंगनाथ के कपाट बंद होने हैं। 20 नवंबर को मदमहेश्वर मंदिर के कपाट बंद होंगे, ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ ये डोली पहुंचेगी। तो इसे लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो भी की जा चुकी हैं। ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ डोली पहुंचेगी। 4 नवंबर सुबह 11 बजे तुंगनाथ के कपाट बंद होंगे। तो ये अहम जानकारी, और अब सभी धामों के कपाट बंद हो रहे हैं। और इन सब के बीच ये अहम जानकारी उत्तराखंड से, जहां 4 नवंबर को तुंगनाथ के कपाट बंद होने हैं। 4 नवंबर सुबह 11 बजे का मुहूर्त निकला है। 11 बजे तुंगनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। तो फिर उसके बाद कोई भी दर्शनार्थी, कोई भी श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए नहीं जा पाएंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां रुड़की में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिलने का मामला सामने आया। रेलवे ट्रैक पर छोटा खाली गैस सिलेंडर मिला है। जीआरपी और खुफिया विभाग अब अलर्ट मोड पर है। घटना के बाद कड़ी सुरक्षा बढ़ गई है। अब गश्त भी बढ़ाई गई है। रुड़की से लेकर लक्सर तक निगरानी की जा रही है। ढडेरा रेलवे स्टेशन के पास ये गैस सिलेंडर मिला है। रुड़की में मालगाड़ी को बेपटरी करने की साजिश भी सामने आई। रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर खाली एलपीजी गैस सिलेंडर मिला। साजिश के तहत रेलवे ट्रैक को बाधित करने की कोशिश भी की गई। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई ट्रेन ट्रैक से नहीं गुजरी। जानकारी पर लक्सर रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सिलेंडर को कब्जे में ले लिया गया है। रुड़की के पास ढडेरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर खाली गैस सिलेंडर मिला। इसकी जानकारी मालगाड़ी के चालक ने रेलवे के अधिकारियों को दी है। अधिकारी मौके पर पहुंचे और सिलेंडर को हटाया है। रेलवे पुलिस मामले की अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो ये अहम जानकारी, अब इसके पहले ही कानपुर से हमने ये जानकारी शेयर की थी, और अब उत्तराखंड से ये अहम जानकारी सामने आई, जहां रेलवे ट्रैक पर छोटा खाली गैस सिलेंडर मिला है। जीआरपी और खुफिया विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जांच की प्रक्रिया चल रही है। घटना के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है, गश्त भी बढ़ा दी गई है। ढंडेरा
स्टेशन के पास का ये पूरा मामला है। रुड़की से लेकर लक्सर तक अब निगरानी की जा रही है। हडेरा रेलवे स्टेशन के पास ये छोटा गैस सिलेंडर मिला है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर कि देखिए किस तरह से रेलवे ट्रैक पर यह बड़ी साजिश, बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जो सतर्कता है उसकी वजह से ये बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। और ये खाली छोटा गैस सिलेंडर आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये खाली सिलेंडर मिला है। ढंडेरा स्टेशन की ये तस्वीरें, जहां रेलवे ट्रैक पर ये छोटा गैस सिलेंडर मिला है और जिसके बाद अब सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के प्रशासनिक जो अमला है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। ढंढेरा से लंढौरा के मध्य एक छोटा खाली सिलेंडर पाया गया था, जिस संबंध में स्टेशन अधीक्षक की लिखित तहरीर पर अंतर्गत धारा 150 का रेल अधिनियम के बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया है और सभी संभावित पहलुओं से उक्त घटना के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। देखिए, वो जगह जो है वो लोग वहां से आवागमन करते हैं और निरंतर लोगों की निगाह पड़ सकने की संभावना वाला क्षेत्र है, लेकिन फिर भी रेलवे पुलिस के द्वारा भी और सिविल पुलिस के द्वारा भी पेट्रोलिंग की कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है और सतर्कता भी बरती जा रही है। तो जो भी घटनाक्रम है उसके बारे में सभी संभावित पहलुओं से जानकारी एकत्र की जाएगी और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां चमोली में बीजेपी जिला अध्यक्ष रमेश मैकुरी पर आरोप लगा है। 1 लाख रुपए लेकर नौकरी लगाने का आरोप लगाया गया। युवक ने रमेश मैकुरी के खिलाफ कोतवाली में शिकायत की है। रमेश मैकुरी के खिलाफ कर्णप्रयाग में शिकायती पत्र दिया गया। कर्णप्रयाग क्षेत्र के कनकुल मल्ला का ये पूरा मामला। तो ये बड़ी खबर, जहां युवक ने रमेश मैकुरी के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई और रमेश मैकुरी के खिलाफ कर्णप्रयाग में ये शिकायती पत्र सौंपा गया है। कर्णप्रयाग क्षेत्र के कनकुल मल्ला का ये पूरा मामला। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी कर्णप्रयाग से, जहां चमोली में बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश मैकुरी पर यह बड़ा आरोप, गंभीर आरोप, 1 लाख रुपए लेकर नौकरी लगाने का आरोप लगाया गया है। तो ये लिखित शिकायत दी गई है। युवक ने रमेश मैकुरी के खिलाफ कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। रमेश मैकुरी के खिलाफ कर्णप्रयाग में शिकायती पत्र सौंपा गया है। चमोली में बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश मैकुरी ने मेरे से 1 लाख रुपए लिए हैं। अभी तक बोला है कि मैं नौकरी लगाऊंगा। अभी तक 3 साल पूरे हो गए, अभी तक नहीं दिए हैं। तो मैं परेशान हो गया। 3 साल हो गए, मेरे घर वाले भी बोले कि अभी तक पैसे नहीं मिले। तो भाजपा अध्यक्ष ने और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां गढ़वाल मंडल में अब रेडियोथेरेपी शुरू होगी। कैंसर के मरीजों को पहले बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अभी तक हल्द्वानी में ही सिर्फ रेडियोथेरेपी होती थी और अब दून हॉस्पिटल जल्द रेडियोथेरेपी शुरू करेगा। तो इससे लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी हैं। दून हॉस्पिटल में अब रेडियोथेरेपी शुरू कराई जाएगी। गढ़वाल मंडल में अब रेडियोथेरेपी शुरू होगी और इसके पहले कैंसर के मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें काफ़ी दिक्कतें आती थी क्योंकि सिर्फ हल्द्वानी के हॉस्पिटल में ही रेडियोथेरेपी होती थी। लेकिन अब दून हॉस्पिटल में भी रेडियोथेरेपी को लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं। अब दून हॉस्पिटल में भी बहुत जल्द रेडियोथेरेपी का सेशन शुरू कराया जाएगा। गढ़वाल मंडल में रेडियोथेरेपी होगी। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां 15 अक्टूबर से बिजरानी जोन खोला जाएगा। पर्यटकों के लिए ये पार्क खोला जाएगा। तैयारियों में काबिट प्रशासन पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। पार्क खुलने से अब रामनगर में पर्यटकों की चहलकदमी भी बढ़ेगी। मानसून सीजन में इस पार्क को बंद कर दिया जाता है। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां 15 अक्टूबर से बिजरानी जोन खोला जाना है। पर्यटकों के लिए ये पार्क खोले जाएंगे और तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं। तैयारियों में कोविड प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। सफाई व्यवस्था जो है उसे सुनिश्चित किया जा रहा है। पार्क खुलने से जो लोग हैं वो वहां पहुंचेंगे। मानसून सीजन में ये पार्क बंद कर दिया जाता है। तो अब बिजरानी जोन को खोला जाएगा
तमाम तैयारियां 15 अक्टूबर से इसे खोला जाना है, यानी कि अब सिर्फ एक दिन और बचे हैं और 15 तारीख से पर्यटकों के लिए ये बिजरानी पार्क खोला जाएगा। तैयारियों में कॉर्बेट प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है, मुस्तैद है। सफाई व्यवस्थाएं भी देखी जा रही हैं, तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए अगली बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां जिला जेल से 2 कैदियों के फरार होने का मामला है। ये जेलर, डिप्टी जेलर समेत 6 लोगों को सस्पेंड किया गया। लापरवाही बरतने पर ये कर्मचारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। एसएसपी हरिद्वार कैंप कार्यालय में इसे लेकर के बड़ी बैठक की गई। मीटिंग में एसपी सिटी, एसपी देहात, सीओ भी मौजूद रहे। जिले के हर थाना क्षेत्र की घटनाओं की रिपोर्ट भी ली गई है। कैदियों की तलाश के लिए एसआईटी का गठन किया गया। हरिद्वार जिला कारागार से कुख्यात फरार हुए हैं कैदी प्रवीण वाल्मीकि और एक अन्य विचाराधीन बंदी की जल्द तलाश के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए। जिलाधिकारी और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने जेल परिसर का निरीक्षण करने के बाद एसआईटी का गठन किया। कैंप कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में जिले के सभी उच्च अधिकारी शामिल हुए, जिसमें कुछ अधिकारियों ने ऑनलाइन माध्यम से भी हिस्सा लिया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने फरार कैदियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए सीओ सदर जितेंद्र मेहरा की अगुवाई में 10 टीमों का गठन किया है। एसआईटी का पर्यवेक्षण एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार को सौंपा गया, जो इन टीमों की प्रगति पर नजर रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि फरार कैदी जल्द से जल्द फिर से सलाखों के पीछे हो। तो इसे लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं। एसएसपी हरिद्वार कैंप कार्यालय में मीटिंग हुई है और 6 जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें सस्पेंड किया गया है। जिले के हर थाना क्षेत्र की घटनाओं की रिपोर्ट भी इस बड़ी बैठक में ली गई। लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर्मचारी हुए हैं। तो जेल से कैदियों के फरार होने का ये पूरा मामला। हरिद्वार जिला जेल से 2 कैदी फरार हो गए थे। जेलर, डिप्टी जेलर समेत 6 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। दोस्त बंदी हैं। एक पंकज है जो रुड़की का रहने वाला था, हत्या के केस में दोस्त था, और दूसरा जो था वो एक राम कुमार था जो गोंडा का रहने वाला है, और ये अपहरण और फिरौती के मामले में दोषी था। ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं। तो लोगों ने निरीक्षण किया हमने कप्तान साहब ने, तो इसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने, और अंदर रामलीला भी चल रही थी। तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे। इनके जो होमगार्ड सब ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे। तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया, वो दोनों यहाँ से। आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 कैदी यहाँ जेल से कल शाम के समय रामलीला यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका फायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट में से एक सीढ़ी को उठा के और दीवार फांकते यहाँ से निकले हैं। जिसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजा याफ्ता है, पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है, और जो संबंधित जो धाराएं हैं उसका अभियोग पंजीकृत थाना सिरपुर में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं और जल्दी ही इसमें रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां हरिद्वार में पुलिस का सत्यापन अभियान तेज है। त्योहारी सीजन को लेकर यह अभियान तेज हुआ है। एसएसपी के निर्देश पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कोतवाली प्रभारियों को पूछताछ और सत्यापन के आदेश अभियान के तहत संदिग्धों की जांच की जा रही है। व्यक्तियों की पहचान और हर गतिविधि पर नजर भी रखी जा रही है। हरिद्वार में त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए पुलिस का सत्यापन अभियान तेजी से चल रहा है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर जिले भर में अभियान लगातार चलाया जा रहा है। सभी थाना और कोतवाली प्रभारियों को निर्देशित भी किया गया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में गहन पूछताछ और सत्यापन करें। इस अभियान के तहत संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। और चलिए आपको सीधा उधम सिंह नगर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। अधिकार पूर्वक भीड़ में भी आ जाते हैं, कहते हैं बताओ उनको कि जो है हम लोग कहाँ से आए और हम क्या हैं, और धीरे धीरे हम कहेंगे उनको और बड़े बड़े काम करेंगे, और यहाँ से जाकर
की है, अपनी विशिष्टताएं उन्होंने जीवन में प्राप्त की हैं, एक नाम कमाया है देश दुनिया में। तो उन सब लोगों को हम कह रहे हैं कि आइए, और पांडे जी आने वाले समय में ये हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र, ये पर्यटन का क्षेत्र बनेगा, ये तीर्थाटन का क्षेत्र बनेगा, हमारा फल बागवानी के क्षेत्र में जो आज हम लोग काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। मैं जब 2022 में चुनाव के समय में यहाँ आया था तो उसमें पूरे हेलीकॉप्टर का हमने चक्कर लगाया था, पूरी इस घाटी का, पूरा बांग्लादेश का। तब मैंने देखा था यहाँ डीएम का बहुत संभावना है, बहुत अपार संभावना है यहाँ काम करना है, और हम लोगों को ये क्षेत्र को हमारा एक आदर्श क्षेत्र बनाना है, क्योंकि हमने पहले कहा कि पूरा चंपावत जनपद आज आदर्श चंपावत की तरफ आगे बढ़ रहा है। साइंस सिटी हमारे यहाँ पर बन रही है, अनेक नए नए उपकरण बन रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं इस क्षेत्र में भी। कई अभी पंपिंग योजना की बात कर रहे थे, हमारे दिलीप दा बोलते थे चले गए, नागपुर का नामकरण है, नागपुर हो गए तो नामकरण में चले गए हैं। मैं मानता हूँ कि पंपिंग योजना बहुत जरूरी है, पंपिंग योजना के साथ अन्य योजनाएं, और चंपावत में एक के बाद एक इतनी योजनाएं आ रही है। जब ये सारी योजनाएं हमारी धरातल पर उतर जाएंगी, सब में काम होने लगेगा, तो मेरी माताओं बहनों को, हमारे नौजवानों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को सच में लगेगा कि हमारा चंपावत एक आदर्श चंपावत है, एक आदर्श रूप में चंपावत का स्वरूप आ गया है। तो उसमें कोई स्थान छूटेगा नहीं, मंच कांग्रेस भी उस दिशा में आगे बढ़ेगा। मैं आज इस अवसर पर जो भी हमारे कलाकार, जो भी हमारे स्कूल के, हमारी बेटियां जो इसमें भाग ले रही है, उन सबको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूँ। लक्सर के केवलपुरी गांव में देवस्थान पर प्रसाद चढ़ने को लेकर गांव के दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट के बाद लक्सर कोतवाली पहुंचे पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाई है। कोतवाली पहुंचे पीड़ित लोगों का कहना है कि आरोपी कुछ दिनों पहले भी उनके साथ मारपीट कर चुके हैं, लेकिन तहरीर देने के बावजूद भी रायसी चौकी इंचार्ज ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक आरोपी हाथ में तमंचा लिए साफ नजर आ रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी पक्ष के कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। इसके साथ आरोपियों की तलाश की जा रही है। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।